डेरिवेटिव पढ़ना है तो चेन रूल इज नॉट, चेन रूल इज द बिगिनिंग ऑफ डेरिवेटिव, हम बोल सकते हैं। चेन रूल तो सेंट्रल आइडिया होता है। अब इसके आगे अब आप और पढ़ेंगे तो आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे। इनवर्स फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन नहीं लिया हुआ है, तो वो भी एक कंसेप्ट आएगा इनवर्स फंक्शन का। तो ये ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे आगे चल के। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो ये बहुत डिटेल पार्ट है जो डेरिवेटिव का है कैलकुलस का। बट हमने क्या पढ़ा है फाउंडेशन में, व्हाट इज डेरिवेटिव, एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव, सो दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, ओके, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वहां पे एटलीस्ट बेसिक आइडिया आपका क्लियर रहेगा कि डेरिवेटिव निकालते कैसे है। तो ये हमारा पर्पस है एक्चुअली डेरिवेटिव को इसमें इंक्लूड करने के लिए। तो सब लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आपका पर्सनली कुछ भी प्रिपरेशन अलग से हो रहा है, आप खुद पढ़ रहे हो, बट वहां पे क्वेरीज आ रही है, तो आप किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड, ऐसा नहीं कि अपन ने सिलेबस में फाउंडेशन में जितने टॉपिक्स डाले हुए हैं उतने ही टॉपिक्स पे आपको पूछना है, ऐसा नहीं है। आप अलग टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं तो यू कैन आस्क, बट दैट विल बी पर्सनल डिस्कशन, ओके, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग हियर, ओके। और हमने जो पार्ट पढ़ा हुआ है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू अप टिल दिस चेन रूल, यहां पे किसी को क्वेरीज है तो आप लोग प्लीज पूछिए, ओके, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट विल बी सम अदर कंसेप्ट, ओके, दूसरा अलग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज के दिन तो मैं आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा इसलिए कि जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इसके लिए थोड़ा सा ये थियोरेटिकल आइडिया होना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ पार्ट्स उसमें से पता नहीं है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो लग सकता है, ओके। सिंस जैसे लिमिट्स आपका कैलकुलस का पार्ट नहीं हुआ है, लिमिट्स टूल आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बट फिर भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसका नेक्स्ट अपने टॉपिक से रिलेशन है। सो बिफोर वी स्टार्ट दैट टॉपिक वी शुड हैव दिस नॉलेज फर्स्ट, okay, so that's why I am taking this part. ठीक है, अप टिल अगर यहां तक का पूरा पार्ट आपका क्लियर है तो आप बस कुछ आपको नोट नहीं करना है, बस आराम से सुनना है मैं क्या बता रहा हूं, मैं कौन से कंसेप्ट सभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, ओके। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, लिमिट्स आपका हुआ नहीं है, उससे रिलेटेड आपको कोई आइडिया नहीं, नो डाउट नहीं है तो भी चलेगा, जस्ट समझ लो कि लिमिट इज अ टूल। और मैंने उस दिन भी समझाया था हमने लिमिट यूज करते किस लिए, तो टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी कंसेप्ट, एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन आपको अगर दिया है, कोई भी क्वांटिटी प्रोवाइडेड है, तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, तो डेरिवेटिव्स के पहले जो हमने एक सेशन लिया था वहां पे भी मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू इज व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन नियरेस्ट टू द पॉइंट, ओके, एंड नॉट एट द पॉइंट, एग्जैक्टली पॉइंट के पास नहीं, उसके नियरेस्ट। जैसे समझ लेते हैं, मान लो अगर आपके पास ये इस तरीके से कोई कर्व है, और एक कर्व जिसका है वो एक फंक्शन है, से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का अगर ये कर्व है, तो इस कर्व की लिमिटिंग वैल्यू यानी क्या, तो लिमिटिंग वैल्यू आप जब भी निकालेंगे आप किसी पॉइंट के पास निकालेंगे। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि चलो इस कर्व पे एक पॉइंट है, से x इज इक्वल टू a, दिस इज द पॉइंट। अब x इज इक्वल टू ये अगर कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट के पास इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यानी अगर ये पॉइंट है, तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, okay, nearest from left side or nearest from right side, it may be any, but value of the function nearest to the certain point we call it as a limiting value। अब मुझे y के फंक्शन का यानी f of x का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है और एट दिस पॉइंट निकालना है, तो ये कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लिमिट में इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x when x tends to a, okay, x tends to a का मतलब x has the value nearer and nearer to a, maybe from left side or maybe from right side। इधर से अगर गिनते हैं x की नियरेस्ट वैल्यू तो ये लेफ्ट साइड बोलते हैं, और इधर से हम अगर गिन रहे हैं तो इट इज राइट साइड। तो फिलहाल उस पर मत जाइए डिटेल में, जस्ट समझ लीजिए सिर्फ कि अगर मुझे फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास वैल्यू निकालना है, तो वी ऑलवेज टेक द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के पास, और उसको लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स as x tends to a, x tends to a means x has the value nearer and nearer to a। अब ये सिंपल आपके लिए इंट्रोडक्शन है, इतना बस याद रखिए। अब देखो लिमिट का काम यही रहेगा, ओके। अब इसके थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, पर डेरिवेटिव को अगर हम थ्योरेटिकली अगर थोड़ा सा समझना चाहते तो उसके लिए लिमिट का इंट्रोडक्शन हमें होना चाहिए। अब डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं, अब मान लो आपके पास यही एक फंक्शन है,
से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टडी द चेंज इन y, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को पढ़ा है, डेरिवेटिव इज व्हाट, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अब एक यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स। ओके, a प्लस एच, ए माइनस एच, एच हेडिंग टू जीरो। ओके ओके, ये सब आ जाएंगे कंसेप्ट्स, सैग जो भी आपका क्वेश्चन है। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियबिलिटी इज व्हाट, डिफरेंशियबिलिटी वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड एबिलिटी। ओके, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो एनी फंक्शन विच इज एबल टू गेट डिफरेंशिएटेड, जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वी से इट्स अ डिफरेंशियबिलिटी, उसकी डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी जो भी है, एंड इट इज पॉसिबल टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, सो दैट इज द डिफरेंशियबिलिटी। एंड डेरिवेटिव यू आर टॉकिंग, तो हमने पहले ही पढ़ा है दो वर्ड का डिफरेंस, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसको बोलते हैं ये हमें पता है, और डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है, जो फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के लिए एबल है, दैट इज इट्स डिफरेंशियबिलिटी, तो वो उसकी डिफरेंशियबिलिटी होगी। अब वो डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करना है, वो डिफरेंशियबल है या नहीं है। अब इस टाइप की जो भी थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स है, ये सभी तो तभी आएंगे जब हम डेरिवेटिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, वो थोड़ा सा बहुत अलग पार्ट है, तो उसमें उसके लिए आपको कंटिन्यूटी पहले होना चाहिए। जैसे लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी आता है, कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी उसका डिफाइन करते हैं। ओके, तो फिलहाल इतना समझ के चलो कि आपके लिए जब बाकी चीजों का नॉलेज नहीं है, बाकी टूल्स का नॉलेज नहीं है, तब डिफरेंशियबिलिटी यानी क्या, तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी, बस सिंपल इतना हम समझ सकते हैं। ओके, इफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल फॉर टू गेट डिफरेंशिएटेड, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ यू आर एबल टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, वी कॉल इट एज इट्स डिफरेंशियबिलिटी। ओके ओके, तो उसके बाद और एक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा है ए प्लस एच, ओके, ए माइनस एच, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ए प्लस एच इज व्हाट, अगर मान लो यहां पे अगर आपके पास एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू ए के बाद मैं छोटा सा एक इंटरवल लेता हूं, या फिर एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेता हूं, चलो h, तो यहां से h डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट आएगा, इफ आई इंक्रीज a बाय h, द पॉइंट विल बी a प्लस h, एंड इफ आई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाय h, सो डेफिनेटली ये पीछे जाएगा, इधर a से h डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इट इज a माइनस h। ओके, तो उसमें कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है, a प्लस h, a माइनस h, ये हो गए दो पॉइंट्स जो सैक आपने पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज a प्लस h, a माइनस h। ओके, लेकिन इसका रेफरेंस थोड़ा सा अलग और कई जगह पे भी आता है। अगर आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये आपको a प्लस h, a माइनस h, मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूं इसमें। चलो x इज इक्वल टू a है, तो हमने a के नियरेस्ट एक वैल्यू लिया है h, तो a को h से अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो इट इज a प्लस h, और x को h से कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो आपको a माइनस h। लेकिन x इज इक्वल टू ये पॉइंट हो गया, तो ये इसके a के दोनों साइड पे ये आपको दो वैल्यूज मिल रही है, ये दो वैल्यूज एक सेट तैयार करता है। अगर ये दो वैल्यूज एक सेट तैयार करता है तो इसको हम उसका नेबरहुड बोलते हैं। ओके, सो फॉर x इज इक्वल टू a माइनस h एंड a प्लस h, अगर ये सेट ले लेते हैं हम, तो इट फॉर्म्स ए नेबरहुड। ओके, उसको उसका h नेबरहुड कहते हैं। तो जो आपके दो वर्ड्स क्वेश्चंस है ना, वो उससे रिलेटेड है एक्चुअली, बट अनलेस यू स्टडी दैट इन डिटेल इट विल नॉट गेट क्लियर। लेकिन आपको a प्लस h, a माइनस h, इससे अगर क्वेरी है तो सिंपल इतना याद रखो, a प्लस h एंड एनी वैल्यू आफ्टर h, आफ्टर a विद द इंटरवल ऑफ h, a के बाद h के इंटरवल से जो वैल्यू आएगा दैट इज a प्लस h, और a के पहले h इंटरवल से जो वैल्यू आएगा दैट इज a माइनस h। उसके आगे चल के आपने और एक क्वेश्चन पूछा है h टेंडिंग टू जीरो, करेक्ट। अब h टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है, अगर a से a प्लस h का ये जो इंटरवल है, दिस इंटरवल इज h, अगर इस h को मैं मिनिमाइज करता हूं, कम करते लाता हूं, ओके, व्हाट विल हैपन, ये जो a प्लस h है ये कम होते जाएगा, यानी h कम होते जाएगा, एंड नियरेस्ट टू a के पास आने के बाद क्या होगा, इस h की वैल्यू कम होते जाएंगी। अगर मान लेते कि h की वैल्यू यहां पे 4 है, तो इधर आएंगे तो 3 होगा, इधर आएंगे तो 2 होगा, इधर आएंगे तो 1 होगा, और एक सर्टन वैल्यू होगी जो आके यहाँ पे 0 होगा, h जहां पे 0 होगा। बट वो कंप्लीटली हमें h इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, h शुड बी नियरेस्ट टू 0, यानी वो डिफरेंस कम से कम होना चाहिए।
यानी वो पॉइंट नियरेस्ट टू ए होना चाहिए बट नॉट एग्जैक्टली ए के पास नहीं होना चाहिए. सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज h टेंड्स टू 0. उसको हम बोलते हैं h टेंड्स टू 0. ओके, सो h टेंड्स टू 0 का क्लियर मतलब h इज मिनिमाइज, हम वो डिफरेंस को कम करते जा रहे हैं. अगर a प्लस एच पॉइंट है तो यू मूव टुवर्ड्स a. अगर आप a के तरफ जा रहे हो तो डेफिनेटली h विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर. एंड इफ दैट कंडीशन इज सच ए कंडीशन वेयर h is nearest to 0, then point will be nearest to a. That condition is denoted by h tends to 0. अब उसका यूज कहां पे आता है? That's all letter matter. ठीक है, आपके जो नोटेशंस थे उसका मीनिंग इतना ही है. क्लियर है सैक? तो ये सैक का क्वेश्चन था, बाकी लोगों के लिए मैंने ये थ्योरी नहीं पढ़ाया है. ओके, ओके क्लियर है उसके लिए. चलिए हम क्या सोच रहे थे, बाकी लोगों हमारा जो डिस्कशन चल रहा था दैट इज लिमिट किस लिए यूज करते, तो हमने बताया था कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन नियरेस्ट टू सर्टेन पॉइंट बट एट एनी कॉस्ट, नॉट एट द पॉइंट. पॉइंट के पास नहीं, पॉइंट के दोनों साइड पे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, नियरेस्ट टू दैट पॉइंट अगर हमें वैल्यू निकालना है वी यूज द टूल कॉल्ड लिमिट. और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है नियरेस्ट टू पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए. इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए. ओके, सिंबल के बारे में क्लियर है, ये बाकी चीजों को भूल जाते हैं. ये सैक का क्वेश्चन था. ओके, अब हम हमारे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. मान लो अगर हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मुझे क्या करना है, तो हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन था, डेरिवेटिव इज व्हाट? इट इज अ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर. अब हमारे पास दो क्वांटिटी कौन सी है? एक क्वांटिटी y है, दूसरा क्वांटिटी x है. मुझे इसका रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, यानी y का रेट ऑफ चेंज पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसके लिए मुझे पहले y का चेंज और x का चेंज होना चाहिए. ओके, एक क्वेश्चन और आया है सैक का, इससे ही रिलेटेड है तो बता देता हूं. सैक का क्वेश्चन है कि इज लिमिट ऑफ एवरी फंक्शन इज डिफाइंड. ओके, हाँ, तो पहले तो ये समझ लेते कि व्हेन लिमिट इज सेड टू बी डिफाइंड, लिमिट को डिफाइन किया है ऐसा हम कब बोल सकते हैं? अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू रियल है. इफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज रियल देन वी से लिमिट इज डिफाइंड ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट. उस पॉइंट के पास फंक्शन का लिमिट डिफाइंड है, वी से दैट. ओके, इफ द वैल्यू इज रियल. और अगर किसी फंक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास लिमिटिंग वैल्यू अगर रियल वैल्यू नहीं है देन वी से द लिमिट इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज रियल एंड इफ द वैल्यू इज नॉट रियल देन फंक्शन इज सेड टू बी नॉट डिफाइंड. क्लियर है सैक? ओके, ठीक है. सो मूव ऑन. हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. हमें क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. बट उसके लिए पहले चेंज होना चाहिए, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि चलो x को हमने चेंज किया, से इट इज डेल x. x को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो चेंज इन x इज डेल x. हम इस सिंबल से कुछ डिनोट करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी होगा एंड वी कंसीडर दैट चेंज एज डेल y. ओके, क्लियर? हमने कुछ नया नहीं किया है, x को सिर्फ इंक्रीज किया, x को एक वैल्यू से इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x इज डेल x. y को इंक्रीज किया तो y में जो इंक्रीज हुआ, किया नहीं, x is related to y. If you change x then definitely there will be certain corresponding change in y. तो x को चेंज करके अगर वैल्यू डेल x किया है, x में इंक्रीज किया है, तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी होगा. जो y में होगा वो हमने डेल y कंसीडर किया है. अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? अवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड चेंज इन y. y का अगर मुझे चेंज निकालना है तो ये देख लेते हैं कि चलो y का नया चेंज क्या होगा. तो y ओरिजिनल वैल्यू था y, उसमें डेल y हमने इंक्रीज किया तो y का नया वैल्यू क्या बना? y प्लस डेल y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. ऐसा x में चेंज हुआ, सो दिस इज चेंज इन y एंड नाउ दिस इज द चेंज इन x. ऐसे दो चेंज हमें मिल गए. ओके, x की नई वैल्यू बन गई x प्लस डेल x, तो y का न्यू वैल्यू क्या हुआ? y प्लस डेल y विद द चेंज. अब हमें क्या करना है? दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द प्रीवियस या फिर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ y. अवर इंटेंशन इज टू फाइंड चेंज इन y. y का चेंज तो कहां से निकलेगा? न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू. तो न्यू वैल्यू है y प्लस डेल y
माइनस ओरिजिनल वैल्यू है y। सिमिलरली चेंज इन x क्या होगा, न्यू वैल्यू जो है वो f ऑफ x प्लस डेल एक्स है, माइनस प्रीवियस वैल्यू वो था f ऑफ x, ये हो जाएगा उसका चेंज। ओके, सो y minus y balance each other, so you get del y, we get this value as f of x plus del x minus f of x, इस तरीके से मिल जाएगा। नाउ हमें जो मिला वो क्या है, चेंज इन y, इट इज अ del y इज अ चेंज इन y एंड इट इज इक्वल टू f of x plus del x minus f of x, ऐसा कुछ वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमारा इंटेंशन क्या है, वी वांट टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्या होगा, रेट इज अ रेशो, तो y का चेंज है del y, x का चेंज है del x, नाउ द रेट विल बी दिस del y अपॉन del x, तो इज इक्वल टू, इधर अगर हम del y x से डिवाइड कर रहे तो सिमिलरली इट विल बी हियर f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x अपॉन del x, this will be the change. Okay, now this is the rate of change that we get, del y upon del x is equal to f of x plus del x minus f of x upon del x. This is rate of change of y with respect to x. But मुझे क्या चाहिए, ये जो rate of change of y, ये however it is small, अगर आप x में small भी change करते हो तो you want to get the change in y, x को हम स्मॉलर भी इंक्रीज करते, एकदम माइन्यूएस्ट इंक्रीज भी अगर हम x में करते तो मुझे y का करस्पॉन्डिंग चेंज चाहिए। अगर ये मेरा इंटेंशन है, बिकॉज हम डेरिवेटिव्स क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड एनी इंस्टेंटेनियस चेंज, सो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही क्या होता है, इंस्टेंस मींस टाइम, ओके, एट पर्टिकुलर टाइम, तो स्मॉलेस्ट चेंज भी अगर होता है तो x को आप स्मॉल चेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इफ द x इज स्मॉलर देन स्मॉलर चेंज इन y, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, ये मुझे मिलना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट वी डू, अगर x का स्मॉलेस्ट चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी नियरेस्ट टू जीरो, सो डेल x का वैल्यू नियरेस्ट टू जीरो यानी क्या होता है, बाय आवर डेफिनेशन ऑफ लिमिट इट शुड बी डेल x टेंड्स टू जीरो। अब डेल x टेंड्स टू जीरो मतलब डेल x विल बी हैव द वैल्यू नियरेस्ट टू जीरो बट नॉट जीरो, जीरो के नियरेस्ट होना चाहिए, यानी x का चेंज स्मॉलेस्ट होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी टेक del x टेंड्स टू जीरो, सो वी गेट लिमिट del x टेंड्स टू जीरो del y upon del x, similarly on the other side it is limit del x tends to zero, f of x plus del x minus f of x upon del x. Okay, why we have taken limit, simple है, because we want to take the minus change in x, और minus change कब possible है, when del x tends to zero, ये del x का वैल्यू जितना स्मॉलर होगा। अब अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ del x tends to zero del y upon del x, it is the ratio of increment change in y with respect to x, this incrementary ratio, वो अगर हम लिमिटिंग वैल्यू में लेते हैं तो ये लिमिट हमें मिल रहा है, ओके, और इस लिमिट का वैल्यू ये है। अगर ये पॉसिबल है दैट दिस लिमिटिंग वैल्यू, इस लिमिटिंग वैल्यू अगर हमें रियल मिल रही है फॉर गिवन f of x कोई फंक्शन है, और इन दैट केस इफ दिस लिमिटिंग वैल्यू इज रियल देन वी से दिस लिमिट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू हमें रियल मिल रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है देन दिस पर्टिकुलर लिमिट, इस लिमिट को कहा जाता है, दिस लिमिट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज डिनोटेड बाय dy by dx, दिस लिमिटिंग वैल्यू इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल dy by dx and it is equals to this f of x plus del x minus f of x upon del x. Okay, so this is the actual concept of derivative, ये डेरिवेटिव का एक्चुअल कंसेप्ट हो गया। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल सिर्फ समझना है मैं क्या क्या बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f of x, हमारा इंटेंशन क्या था, अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो स्मॉल चेंज इज del x, तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी होगा, दैट इज del y। फिर y में अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर y का नया वैल्यू क्या हुआ, ओरिजिनल y था, del y बढ़ गया तो y प्लस del y होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर x का क्या होगा, f ऑफ x का भी वैल्यू बढ़ा दिया हमने, x प्लस del x। अब ये y का न्यू वैल्यू है, ये y का पुराना वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, चेंज इन y। तो चेंज कहां से मिलता है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू किया, सिमिलरली ऑन द अदर साइड भी हमने कर दी, तो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू करते हैं तो हमें del y मिलता है,
दिस इज द चेंज इन वाई, चेंज इन वाई एक्स के करस्पॉन्डेंस में इतना मिला हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हुआ, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, सो दैट वैल्यू इज हियर। लेकिन हमें क्या चाहिए कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ये माइन्यूस्ट होना चाहिए, ये छोटा भी चेंज हुआ ना तो भी हमें कैलकुलेबल होना चाहिए, कैलकुलेट करते आना चाहिए। फॉर दैट हम क्या कर रहे हैं कि ये डेल एक्स को माइन्यूस्ट बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी टेक डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ले रहे तो लिमिटिंग वैल्यू होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग इतना मिला। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेबल है, उसका आपको रियल वैल्यू मिल सकता है, बिकॉज अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज रियल होगा, वो हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे चेंज हो गया लेकिन मिल नहीं रहा, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज कैलकुलेबल, इट मस्ट बी ओके। सो वो चेंज अगर रियल है, वो रेट ऑफ चेंज अगर रियल है, दैट मींस दिस लिमिट एग्जिस्ट, and if this limit exists then this limiting value is called as derivative of y with respect to x। तो एक्चुअली डेरिवेटिव इज दिस, ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सो ये दिस पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड एज dy बाय डेल एक्स, हम इसको dy बाय dx से डिनोट करते हैं। तो अभी तक जो हम डेरिवेटिव लिखते आए हैं dy अपॉन dx, ये क्या है एक्चुअली दिस वैल्यू इज दिस। लिमिट में ये कंसेप्ट ये बनेगा ओके। अब वो एक्चुअली लिमिट में और डिटेल में पढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे इसका लिमिट कैसे निकलता है, वो हमारा एम नहीं है। आपको क्या समझना है, व्हाट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये हो गया हमारे लिए रेट ऑफ चेंज, और ये रेट ऑफ चेंज इस डेफिनेशन से मिलता है, ये डेरिवेटिव का बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो फंक्शन दिया है तो मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला है, ये हमारा पाथ था अभी तक का पढ़ाई का ओके। सो फंक्शन दिया था, डेरिवेटिव निकाला है। अब हम में से किसी के माइंड में यह भी आ सकता है कि अगर मुझे डेरिवेटिव गिवन है और मुझे फंक्शन तक पहुंचना है तो यह भी पॉसिबल है ओके। सो इफ वी हैव द टूल टू फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम ए फंक्शन, अगर मुझे फंक्शन से डेरिवेटिव निकालना है तो मेरे पास टूल है अभी, उसके लिए हमने डिफरेंशिएशन यूज किया है। सो डेरिवेटिव इज अ टूल दैट गिव्स यू डेरिवेटिव फ्रॉम ए फंक्शन। बट ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव तैयार है किसी फंक्शन का और वहां से मुझे फंक्शन मिलाना है कि भाई डेरिवेटिव गिवन है और ये डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का है, अगर वो फंक्शन फाइंड करना है तो आई शुड आल्सो हैव द टूल फॉर दैट। लेकिन यही इतना कंसेप्ट है क्या डेरिवेटिव का, ऐसा नहीं है, इसके थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। ए डेरिवेटिव का एक अप्रोच हो गया थ्योरेटिकल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अगर फंक्शन है तो फंक्शन के लिए ऐसा डेरिवेटिव रहेगा, ए फंक्शन से रिलेटेड डेरिवेटिव का अप्रोच हुआ। अब डेरिवेटिव के हम और थोड़े से अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है।